हेलो फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल गेमर बडी इंक। और आज मैं आपकी खिदमत में एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं, जो कि है डेविल मे क्राई 5 और उसकी हिस्ट्री के रिव्यू के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं कि ये रिव्यू खास तौर पर मैंने अपने सब्सक्राइबर्स और अपने फैंस की डिमांड पर बनाई है। उन्होंने मुझसे खास डिमांड की है कि ये रिव्यू बनाया जाए, मतलब डेविल मे क्राई 5 और डेविल मे क्राई की जितनी भी सीरीज उसकी हिस्ट्री और उसके बैकग्राउंड स्टोरी लाइन के ऊपर जो रिव्यू है वो दिया जाए। तो ये खास तौर पर उनको डेडिकेटेड है और बाकी के जितने भी फैंस हैं, जितने भी डाई हार्ड लवर्स हैं फॉर गेमिंग, उनके लिए भी ये वीडियो खास तौर पर बनाई गई। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइज, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि डेविल मे क्राई एक बहुत ही वेल नोन और वेल लाइक्ड सीरीज या फिर मैं कहूँगा एक फ्रेंचाइज है कैपकॉम की तरफ से। और इसी सीरीज में एक और नई गेम भी ऐड कर दी गई है जो कि रिसेंटली 2019 में लॉन्च की गई थी, डेविल मे क्राई 5 के नाम से। लेकिन डेविल मे क्राई 5 को हम बाद में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम जानेंगे कि क्रिएटर्स और कैपकॉम को किस तरह के स्ट्रगल्स पेश आए थे डेविल मे क्राई 1 से लेकर डेविल मे क्राई 5 तक पहुंचने में, और पास्ट गेम्स में क्या क्या चेंजेस की गई थी, इसका आइडिया किस तरह से आया था, सीरीज को लॉन्च करने में किस तरह से कैपकॉम ने एक स्टेप लिया था, इस सब के बारे में हम अभी बात करेंगे। तो गाइज, हम बात कर लेते हैं 2001 की, जहां पर कैपकॉम स्टिल अपनी रेजिडेंट इविल सीरीज के अंदर बिजी था और रेजिडेंट इविल सीरीज उसकी बहुत ज्यादा कामयाब गई थी। लेकिन कंपनी सोच रही थी कि क्यों ना अब हम कुछ और ही बनाएं। रेजिडेंट इविल सीरीज बेसिकली जो कि डेविल मे क्राई के नाम से लॉन्च होने वाली थी, लेकिन उसको एक अलग ही प्लेटफॉर्म पर अलहदा कर दिया गया, वो सीरीज ही अलग कर दी गई थी, बिकॉज उसके अंदर जो चेंजेस है वो रियलिटी बेस से हटकर थे और उसको एक कैरेक्टर वाइज भी डिफरेंट किया गया था। लेकिन वो रेजिडेंट इविल की रियलिटी वर्ल्ड से मैच नहीं कर रही थी। डेविल मे क्राई का आप जैसे कि जानते हैं कि फुली फैंटेसी वर्ल्ड है और इसको कोई भी कहीं पर भी रियलिटी बेस्ड भी गेम नजर नहीं आती। इसको बिल्कुल ही एक अलग प्लेटफॉर्म दिया गया, एक अलग फ्रेंचाइज दी गई और इसको एक नए अंदाज में लॉन्च किया गया था। उनका ये फर्स्ट स्टेप था। कैपकॉम ने सोचा कि क्यों ना अब हम एक नया स्टेप लेते हैं, एक नई सीरीज को बनाते हैं। तो उन्होंने अपनी इस सीरीज को हिडेकी कामिया और शिंजी मिकामी जो उस टाइम के डेवलपर्स थे, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का सोचा और उन्होंने इसको एक नए वे में स्टार्ट किया। कामिया एक पुरानी पोएम के साथ उसका एक ज्यादा रिलेशन था, वो उसे काफी ज्यादा पसंद करता था। उसका नाम था डिवाइन कॉमेडी, उसका पोएट था डांटे और उसने डेविल मे क्राई की सीरीज में जो मेन कैरेक्टर का नाम रखा था वो भी डांटे ही रखा था, बिकॉज उसने उसी पोएम से इंस्पायर होकर इस कैरेक्टर का नाम रखा, बिकॉज वो पोएम भी बेसिकली इसी तरह से आउटर वर्ल्ड और डेविल्स के ऊपर ही पोएम बनाई गई थी और उसी के बेस पर उसने ये स्टोरी लाइन पूरी क्रिएट की थी। इस गेम में कैरेक्टर को कूल बनाया गया था, मतलब वो रेजिडेंट इविल सीरीज की तरह नहीं थी ये गेम, उससे ग्राफिक्स थोड़ी बहुत मिलती जुलती थी, लेकिन इस गेम को एक अलग अंदाज में लॉन्च किया गया था। इसका कैरेक्टर इतना कूल बनाया गया था उस टाइम के हिसाब से जितना वो उसे बना सकते थे। फॉर एग्जांपल, जैसे उन्होंने इसके अंदर एक रेड कोट डाल दिया हो, व्हाइट हेयर्स और विद चार्मिंग फेस, और इसी तरह से उन्होंने शुरू कर दी अपनी डेविल मे क्राई 1 की सीरीज जो कि 2001 में आई थी, सिर्फ और सिर्फ प्लेस्टेशन 2 के लिए। कैरेक्टर के बारे में अगर बात करें तो डांटे इसमें एक ही प्लेबल कैरेक्टर है। बेसिकली इसकी स्टोरी यही है कि वो अपने फैमिली को अवेंज करना चाहते हैं और जितने भी इसके अंदर डेविल्स आए थे उसने अपनी फैमिली को लूज किया था इसी वॉर के अगेंस्ट। इस गेम की स्टोरी शुरू कुछ इस तरह होती है कि इस गेम की स्टार्टिंग में डेविल मे क्राई 1 में डांटे एक कैरेक्टर दिखाया गया है जो कि अपने ऑफिस में बैठा होता है डेविल मे क्राई के नाम से, और उस ऑफिस में वो एज ए मर्सनरी काम कर रहा होता है, यानी वो अपने ऑफिस में बैठकर ऐसे लोगों को सर्विसेज दे रहा होता है जहाँ पर डिमोनिक यानी डीमंस या फिर डेविल के जितने भी इश्यूज होते हैं वो वहाँ पर जाकर उन डीमंस को मारता है, लेकिन उसके बदले में कोई ना कोई इनाम जरूर लेता है उनसे। इसी तरह से इसके ऑफिस में एक क्रिश नाम की लड़की आती है जिससे हेल्प मांगती है कि एक डीमन इशू आया है एक जगह पर, तो ये उसे रिजॉल्व करने के लिए चले। इसी हिसाब से वो उसके लिए हेल्प करने के लिए चला जाता है। लेकिन अब थोड़ी सी इसकी स्टोरी जान लेते हैं कि डांटे बेसिकली बेटा किसका है, डांटे कहाँ से आया, कैसे आया। तो इसकी स्टोरी लाइन छोटी सी ये है, ये वीडियो को थोड़ा सा मैं छोटा रिव्यू करूंगा बिकॉज इसकी स्टोरी लाइन काफी ज्यादा लंबी है और मैं मेन चंक्स को यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। तो अब बात कर रहे थे कि डांटे कहाँ से आया, किस तरह डांटे का जो वजूद आया। कई मिलीनियम्स कहते हैं, जीसस क्राइस्ट के आने से पहले के वक्त को हम मिलीनियम्स कहते हैं। तो 2 मिलीनियम्स यहाँ पर पहले की बात की गई है, जब एक वॉर चल रही थी ह्यूमन वर्ल्ड और अंडरवर्ल्ड के दरमियान। वहीं पर एक बगावत करने वाला लेजेंडरी नाइट स्पार्डा के नाम से अंडरवर्ल्ड के अंदर से उठता है, वो अंडरवर्ल्ड के खिलाफ ही लड़ना शुरू कर देता है और उस अंडरवर्ल्ड का जो रूलर होता है उसका नाम होता है मुंडस, जिसको नाइट स्पार्डा हरा देता है और उसे अंडरवर्ल्ड में हमेशा के लिए भेज देता है और बाहर से सील कर देता है ताकि अंडरवर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड के दरमियान के रास्ते खत्म
खत्म हो जाए और दोबारा से वहाँ से डीमंस ह्यूमन वर्ल्ड में आकर कोई तबाही ना फैलाएं। इसी तरह जैसे ही वो जंग खत्म हुई थी तो वो एक सिंपल जिंदगी गुजारने शुरू कर देता है, ह्यूमन वर्ल्ड में ही रह जाता है और वहीं पर उसे एक औरत से प्यार हो जाता है और उससे वो शादी कर लेता है और वहीं उसके 2 बेटे पैदा होते हैं, एक डांटे और उसका दूसरा भाई वर्जिल। लेकिन उसी दौरान इस स्टोरी में हमें ये नहीं बताया गया कि नाइट स्पार्टा कहाँ चला जाता है, लेकिन वो अल्टीमेटली किसी तरह से वो मर जाता है और काफी सालों के बाद वो जब बड़े हो जाते हैं तो एक लड़ाई में लड़ते हुए डांटे का भाई वर्जिल और उसकी माँ उस लड़ाई में मर जाते हैं। उस माँ को एक पेंडेंट दिया जाता है नाइट स्पार्टा यानी नाइट स्पार्टा की तरफ से। नाइट स्पार्टा के पास एक पेंडेंट होता है जो पावरफुल होता है, वो बेसिकली की होती है। आपको बताया था चलो स्टोरी में ये की बहुत काम आने वाली है, तो वो की अपनी बीवी को दे देता है ताकि उसे संभाल के रखे और जब वो चला जाता है तो वही की उसके 2 हिस्से करके वो अपने एक बेटे को दे देती है, यानी एक हिस्सा डांटे को दे देती है और दूसरा हिस्सा जाके वर्जिल को पहना देती है। और उसी दौरान जब ये सब कुछ होता है उसकी माँ मर जाती है और उसके भाई का भी कुछ पता नहीं चल पाता कि वो कहाँ गया, तो डांटे अलग से अपने एक ऑफिस खोल लेता है जिसमें वो अपनी फैमिली को अवेंज कर रहा होता है, यानी ऐसा कोई इंसिडेंट होने से पहले वो रोकना चाह रहा होता है, वो लोगों की मदद करना चाह रहा था, लेकिन बदले में कुछ लेता जरूर है लोगों से उनकी हेल्प करने के लिए। मींस अगर मैं कहता चलूँ जिसमें कॉन्ट्रैक्ट किलर्स होते हैं, इसी तरह ये कॉन्ट्रैक्ट किलर्स फॉर डीमंस, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर डीमंस को मारता है। इस गेम में अगर बात की जाए कि ट्रिश कैरेक्टर की, तो ट्रिश की वो इसलिए भी हेल्प करना चाह रहा होता है कि वो उसकी मदर की तरह दिख रही होती है। वो इसलिए मुंडस से लड़ने के लिए चला जाता है जो कि डार्क वर्ल्ड का लीडर होता है। ये वही मुंडस है जिसे डांटे के फादर नाइट स्पार्टा ने जंग में हराया था। उसी से लड़ने के लिए जब डांटे जाता है तो उसी दौरान उसे एक डीमन मिलता है जो कि वर्जिल होता है और उसको वो पेंडेंट को देखकर डर के भाग जाता है, बिकॉज वो पेंडेंट उसकी मॉम का होता है। वर्जिल अपने डिमोनिक फॉर्म में होता है इसलिए उसे अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता और वो इसी दौरान वो भाग जाता है उससे डर के, बिकॉज डांटे के पास भी वही पेंडेंट होता है जो उसके पास भी पेंडेंट मौजूद होता है, यानी पेंडेंट का दूसरा हिस्सा वर्जिल के पास भी होता है, इसलिए वो उससे डर के भाग जाता है। वो उसे पहचान लेता है उस पेंडेंट को कि वो पेंडेंट किसका है और वो क्या है, लेकिन ये बताया नहीं गया कि वर्जिल जिंदा था या मर गया था। लेकिन इस प्लॉट में मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया कि वर्जिल जिंदा है, लेकिन वर्जिल के साथ हुआ क्या था और ये क्या है पेंडेंट की स्टोरी, इसको हम आगे डिस्क्लोज करेंगे क्योंकि आगे के पार्ट्स में भी डिस्क्लोज होने वाली स्टोरी। तो गाइस अब बात कर लेते हैं कि ट्रिश की। ट्रिश जो कि कैरेक्टर यहाँ पर ऐड की गई थी इस गेम में, ट्रिश को मुंडस ने भेजा था ताकि वो नाइट स्पार्टा का बदला ले सके उसके बेटों को मारकर, यानी वर्जिल और दूसरा था डांटे। अब डांटे उसका पहला शिकार था, इसलिए डांटे को पकड़ने के लिए उसने ट्रिश को डिस्गाइज करके भेजा था, उसकी माँ का रूप देकर ट्रिश को बनाकर उसे भेजा था ताकि वो डांटे को लेकर आए और किसी तरह से वो डांटे को लेकर आ जाती है और डांटे मुंडस को किसी तरह हराने में कामयाब हो जाता है। उसके बाद ट्रिश उसे अपना असली रूप दिखा देती है और इसी तरह से जब ट्रिश नाकाम हो जाती है कि डांटे को हराए तो वो ट्रिश को मारने के लिए तैयार हो जाता है और इसी दौरान डांटे ट्रिश को बचा लेता है और ट्रिश उससे सॉरी कहती है, उसे कहती है उसे क्यों बचाया, तो इसी वजह से डांटे उसे कहता है कि तुम मेरी माँ जैसे दिखती है इसलिए मैंने तुम्हें बचाया, इसका और कोई मकसद नहीं था। और इसी तरह ट्रिश और डांटे मिलकर मुंडस को हमेशा के लिए हरा देते हैं और उसे वापस डार्क वर्ल्ड में यानी अंडरवर्ल्ड में वापस भेज देते हैं। इस गेम की अब मैंने स्टोरी लाइन की तो बात कर ली, लेकिन इस गेम में क्या क्या ग्राफिकल चेंजेस किए गए थे रेजिडेंट इविल 2 से या रेजिडेंट इविल सीरीज से, उस गेम में बहुत सारी चेंजेस की गई थी। इस गेम में एक तो स्वॉर्ड और फाइटिंग स्ट्रक्चर रखा गया था, कॉम्बैट स्ट्रक्चर बहुत ही फास्ट रखा गया था और बेहतर तरीके से डीमंस ऐड किए गए थे, हीरो का कैरेक्टर बहुत ही कूल रखा गया था और उसके अंदर जो स्टोरी लाइन थी वो भी बहुत अच्छी रखी गई थी। फुल फैंटेसी था लेकिन बहुत ही फैंस को पसंद आई थी स्टोरी और वो बेताबी से इंतजार में थे कि इसका सेकंड पार्ट कब आएगा। अब बात कर लेते हैं कि सेकंड पार्ट जिसके इंतजार में बहुत सारे फैंस थे कि इसका एक सीक्वल भी आएगा। सीक्वल बिल्कुल आया, लेकिन कैपकॉम की जो क्रिएटर्स की कामिया तो अब दोबारा से इस सीरीज के लिए वापस नहीं आया इसको बनाने के लिए, इसलिए कैपकॉम चाह रही थी कि इस सीरीज को कंटिन्यू करना है, लेकिन किस तरह से उन्होंने दूसरे डेवलपर्स हायर किए थे इस गेम को बनाने की, लेकिन इस गेम में काफी सारी लैकिंग्स थी जो कि प्लेयर्स को खेलने के वक्त फील हुई थी और वो कुछ प्रॉब्लम्स यही थी इसके गेम के अंदर कि इस गेम के अंदर एक पेंडेंट दिया गया था डांटे को उसकी मदर की तरफ से, उस पेंडेंट का कोई जिक्र नहीं था और वो पेंडेंट पहना भी नहीं हुआ था डांटे ने इस पूरी गेम में, ना ही पहले पार्ट में से ट्रिश नजर आई इस गेम में। इस गेम में एक नई स्टोरी लाइन डाली गई थी, वो स्टोरी लाइन इतनी मैटर नहीं करती सीरीज में, लेकिन जैसे एक स्टोरी लाइन डाली गई थी और डेविल मे क्राई 1 के बाद डेविल मे क्राई 2 को लॉन्च किया गया था फाइनली, जो कि 2003 में आई थी। लेकिन अब इस गेम में 2 प्लेयर्स को प्लेबल बनाया गया था, एक था डांटे और दूसरी एक नई कैरेक्टर ऐड की गई थी इसमें, उसका नाम था लूसिया। इसी के साथ साथ ये तो एक अच्छी बात है कि नया कैरेक्टर ऐड कर दिया गया प्लेबल और उसकी एक नई स्टोरी लाइन भी क्रिएट की गई अंदर, लेकिन उसके साथ साथ कुछ बुराइयां भी इस गेम के अंदर मौजूद थी और वो काफी ज्यादा बुराइयां थी अच्छाइयों से ज्यादा। वो यही थी कि मैंने जैसे आपको 2 चीजें ऑलरेडी बताई, ट्रिश और एमलेट का कोई जिक्र नहीं था इस गेम में। दूसरी बात, इस गेम के अंदर बहुत ही ज्यादा क्वाइटनेस थी डांटे की तरफ से। डांटे जो कि बहुत ज्यादा बोलने वाला कैरेक्टर था उसको बिल्कुल क्वाइट कर दिया था और काफी सीन्स ऐसे थे जैसे क्वाइट थे और इसका एक स्ट्रक्चर गेम का ऐसा बनाया गया था कि ये काफी ज्यादा बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स पर ये गेम मतलब उसकी जो डिजाइन
डिजाइन था गेम के एनवायरनमेंट का वो ज्यादा वास्ट था, यानी बहुत बड़ा था, लेकिन एम्प्टी भी नजर आ रहा था, जिसकी वजह से गेम थोड़ी सी अजीब सी फील हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हम एक खाली बॉक्स में घूम रहे हो। लेकिन अगर इसके अच्छी चीजों की बात की जाए तो इस गेम के अंदर एक नई चीज ऐड कर दी गई थी, वो थी कि जंपिंग ऑन द वॉल। जो फीचर्स के अंदर नए ऐड किए गए थे, कॉम्बैट स्टाइल्स का बहुत अच्छा कर दिया गया था, ग्राफिक्स थोड़े से बेहतर थे और न्यू एनिमेशन भी इसके अंदर ऐड की गई थी, जिसकी वजह से गेम कामयाब गया था। लोगों को पसंद आई थी इसकी स्टोरी, लोगों को गेम बहुत पसंद आया था, लेकिन इसकी जो लैकिंग्स थी ये लोगों ने बहुत डिसलाइक की थी। उसके बावजूद इस गेम ने अपना लेवल उतना ही बेहतर रखा जितनी पहली गेम में लेवल बेहतर रखा था। और हम बात कर लेते हैं डेविल मे क्राई 3 डांटेस अवेकनिंग की, जो कि 2005 में कैपकॉम की तरफ से लॉन्च की गई थी। कैपकॉम ने सोचा कि अब डेविल मे क्राई में काफी सारे फ्लॉज थे, तो उन चीजों को बेहतर करने की जरूरत है, उन पे कंसंट्रेशन देने की जरूरत है, उन पे जरा ध्यान देने की जरूरत है। इसलिए इन चीजों पर उन्होंने काफी ध्यान दिया और अपने डेवलपर्स को कहा कि इन चीजों को बेहतर किया जाए, इन फ्लॉज को जो है अपनी गेम से खत्म किए जाए और एक नई गेम को एक बेहतर वे में लॉन्च किया जाए, जो कि डेवलपर्स ने 2005 में फाइनली लॉन्च कर दी थी। लेकिन अगर इसकी स्टोरी लाइन की बात करें तो इसकी स्टोरी लाइन एक प्रीक्वल था। प्रीक्वल मींस डेविल मे क्राई 1 से पहले की स्टोरी लाइन इसकी रखी गई है, जिसमें डांटे और वर्जिल के रिलेशन, दोनों भाइयों के रिलेशनशिप को बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि उसमें वो दोनों किस तरह से अपनी माँ की डेथ के लिए लड़ रहे हैं। और इसमें दोनों के बारे में अगर बात करें तो दोनों यही चाहते थे कि जो उनकी माँ के साथ हुआ है पास्ट में वो दोबारा किसी और के साथ ना हो, और उसका यही तरीका था कि एक पावरफुल डीमन बनाया जा सके। उसके लिए उनको दोनों पेरेंट्स को जोड़ने की जरूरत थी और उनमें से किसी एक को अंडरवर्ल्ड में जाने की जरूरत थी, जिससे अंडरवर्ल्ड का रास्ता ऑलरेडी खुल जाता दोनों पेरेंट्स को जोड़ने के बाद, जो कि डांटे नहीं चाहता था, क्योंकि डांटे को पता था अगर ऐसा हुआ तो वो सिर्फ और सिर्फ डीमन बन के रह जाएंगे, इंसानियत उनके अंदर बिल्कुल नहीं रहेगी, जो कि उनकी माँ की तरफ से उनको मिली हुई थी। लेकिन वर्जिल की सोच अलग थी। वर्जिल चाहता था कि वो इस गेट को ओपन करे और वो अंडरवर्ल्ड में जाए और वहां से डीमन पावर्स को हासिल कर ले और इसके जरिए वो किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचने का या किसी भी मासूम की जान नहीं जाने देगा। लेकिन वर्जिल थोड़ा सा डिफरेंट था डांटे से और वो इसी तरह से अंडरवर्ल्ड में जाने के लिए डांटे से लड़ता है। इस स्टोरी में दोनों के रिलेशनशिप को शो किया गया जो किस तरह एक दूसरे के खिलाफ हुए थे। लेकिन अब बात करेंगे इस गेम के फीचर्स के बारे में, तो इस गेम में सिर्फ और सिर्फ एक प्लेयर प्लेएबल था, लेकिन विद बेटर ग्राफिक्स, ऑब्वियसली विद बेटर डायलॉग्स जो कि पिछली गेम में नहीं थे, और बेटर कॉम्बैट स्टाइल्स और स्मूथर एनिमेशंस भी इसके अंदर ऐड की गई थी, जिससे ये डेविल मे क्राई 2 से ज्यादा बेहतर बन जाती है गेम। और फैंस ने इसको डेविल मे क्राई 2 से ज्यादा पसंद किया था, ऑब्वियसली बिकॉज ये गेम उससे ज्यादा बेटर था। इसमें एक नई स्टोरी लाइन भी ऐड की गई थी, लेकिन ये सीक्वल बेसिकली डेविल मे क्राई 1 से पहले का था। ये स्टोरी लाइन उससे पहले की बनाई गई है, लेकिन ये पार्ट 3 लॉन्च किए गए विद बेटर ग्राफिक्स। तो इस गेम को ऑब्वियसली बेहतर रेटिंग्स मिली थी और ऑब्वियसली सबसे ज्यादा बेस्ट सेल हुई। उसके बाद बात कर लेते हैं डेविल मे क्राई 4 की, जो कि कैपकॉम की तरफ से 2008 में लॉन्च की गई थी। लेकिन अब इस गेम में एक नया चेंज लाया गया था, एक नया कैरेक्टर रिवील किया गया था जिसका नाम था नीरो, जो कि बेसिकली अगर मैं आपको बता दूं तो ये वर्जिल का बेटा था। वर्जिल जो कि डांटे का भाई है और नीरो जो कि वर्जिल का बेटा है। कैपकॉम ने ये एंट्री करने से पहले यही सोचा था कि ये एंट्री शायद उनकी सक्सेसफुल नहीं जाएगी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ये खतरा उठाया और उन्होंने ये चैलेंज उठाकर इस गेम को लॉन्च किया था इस फ्रेंचाइज में, क्योंकि लोगों को डांटे बहुत ज्यादा पसंद था और वो एक नए कैरेक्टर को डांटे की जगह पर लाकर इस प्लॉट को तबाह नहीं करना चाहते। लेकिन फिर भी उन्होंने ये रिस्क उठाया और इस गेम को 2008 में फाइनली लॉन्च कर दिया। अब बात की जाती है कि नीरो कैसा कैरेक्टर है। नीरो बेसिकली अगर देखा जाए तो नीरो की रिजेम्बलेंस मोस्टली अपने अंकल डांटे से मिलती है। फॉर एग्जाम्पल रेड कोट है, उसके पास व्हाइट हेयर है, उसके पास भी एक चार्मिंग सा फेस है जिससे वो फुली रिजेंबल करता है। उसी तरह वो एक तलवार भी लेके अपने साथ चल रहा होता है, डीमंस को मार रहा होता है। इस गेम में हमें स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं बताया जाता कि नीरो कौन है, किसका बेटा है और डांटे और नीरो के बीच में क्या रिलेशनशिप है या नीरो और उसके फादर के बीच में क्या रिलेशनशिप है। इसमें हमें फिलहाल कुछ भी नहीं बताया जाता। इसका प्लॉट स्टार्टिंग यहीं से होता है कि नीरो अपनी गर्लफ्रेंड की परफॉर्मेंस को अटेंड करने एक ओपेरा हाउस में जाता है। उसी ओपेरा हाउस में एक प्रीस्ट होता है जिससे डांटे वहीं पर आकर मार देता है उसके सामने और उसे लगता है कि उसने एक मासूम प्रीस्ट को मार दिया है। बेसिकली वो एक डीमन होता है जिसे डांटे हंट करने आया होता है और वहीं पर नीरो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन नीरो को वो हरा कर वहां से निकल जाता है और नीरो को टास्क दिया जाता है कि अब वो उसे पकड़े या फिर उसे मारे। पर किसी तरह से स्टोरी लाइन के मुताबिक वो एक दूसरे के एलाइज बन जाते हैं और एंड में अपने दुश्मन को हरा देते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं इस गेम के फीचर्स के बारे में। अब इस गेम में सबसे बड़ा जो फीचर ऐड किया गया है वो है 2 कैरेक्टर्स प्लेएबल का, यानी 2 कैरेक्टर्स को अब प्लेयर्स प्ले कर सकते थे। इसमें जो फर्स्ट कैरेक्टर है जो कि गेम के फर्स्ट हाफ में ही प्लेएबल है वो है नीरो, और सेकंड हाफ में जो इस गेम में प्ले किया जा सकता है वो है डांटे हिमसेल्फ, जो कि स्टोरी लाइन के हिसाब से इसे डिवाइड किया गया है। और इस गेम की ग्राफिक्स ऑब्वियसली बेहतर की गई है।
इस गेम का जो कॉम्बैट स्टाइल है, इस गेम की स्टोरी लाइन है वो भी बेहतर की गई है और इस गेम में नए गन्स भी ऐड कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से ये गेम इस सीरीज का सबसे ज्यादा पसंदीदा और सबसे ज्यादा सेल होने वाली गेम बन जाती है। अब चलते हैं हम डेविल मे क्राई, जो कि DMC के नाम से भी जानी जाती है, जो कि 2015 में लॉन्च की गई थी। कैपकॉम ने पार्टनरशिप की थी निंजा थ्योरी से। निंजा थ्योरी ने इस गेम को एक अलग ही अंदाज में लॉन्च किया है। इस गेम को डेविल मे क्राई 1 की स्टोरी लाइन पे बेस किया गया है, लेकिन विद बेटर ग्राफिक्स। समझ ले, अगर मैं कहूँ कि DMC रीमेक इसको अगर कहा जाए तो ये भी गलत नहीं है। DMC इसको इसलिए नाम दिया गया है ताकि पुरानी डेविल मे क्राई 1 से थोड़ा सा डिफरेंशिएट करे, बट स्टोरी लाइन में भी थोड़ी सी चेंजेस की गई हैं। ग्राफिक्स तो ऑब्वियसली बेटर की गई, गेम प्ले भी बहुत ज्यादा बेटर किया गया, लेकिन स्टोरी में भी थोड़ी सी चेंजेस कर दी गई हैं। फॉर एग्जांपल, वर्जिल और डांटे इस गेम की स्टार्टिंग में एलाइज के तौर पे दिखाए गए। वो एक दूसरे के साथी होते हैं और नोंडस को अपनी माँ के कत्ल होने की वजह से उसे हराने के लिए वो आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो किसी वजह से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। वो वजह यही होती है कि डांटे को पता चल जाता है कि वर्जिल की असल इंटेंशन क्या है अपनी पेंडेंट्स को लेकर। इस वजह से डांटे और वर्जिल के दरमियान इस गेम में प्रॉब्लम्स दिखाई हैं। वही स्टोरी लाइन आगे कंटिन्यू की गई है विद बेटर ग्राफिक्स और विद बेटर मूवी सीन्स। और अब इस गेम की फीचर्स के बारे में बात करें। इस गेम में मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ग्राफिक्स बहुत ज्यादा बेटर की गई है, बहुत ज्यादा इस गेम के अंदर कंट्रोल्स इजी कर दिए गए। लेकिन सबसे बड़ा जो चेंज इस गेम के अंदर लाया गया है, डांटे का कैरेक्टर, उसके कैरेक्टर मॉडल का डिजाइन बिल्कुल बदल दिया गया है। उसके बाल छोटे कर दिए गए, उसकी ड्रेसिंग चेंज कर दी गई है, लेकिन उसके बाद स्वॉर्ड वैसी की वैसी है। लेकिन ये गेम बिल्कुल चेंज आपको नजर आएगी। ये गेम बिल्कुल स्टोरी लाइन के हिसाब से आपको चेंज नजर आएगी, बिकॉज ये एक नए वे में इस गेम को इंट्रोड्यूस करवाया गया है ताकि लोग पुराने कैरेक्टर को एक नए वे में खेल सकें। लेकिन हर गेम में इस कैरेक्टर को नया किया गया, लेकिन ऑलरेडी एक पुरानी स्टोरी लाइन को अगर एक नए वे में हम खेलते हैं तो ये प्लेयर्स के लिए बहुत ही चैलेंजिंग और बहुत ही इंटरेस्टिंग साबित होता है, जिसकी वजह से ये गेम अच्छी रैंकिंग्स पर गई थी, लेकिन नॉट एज मच एज डेविल मे क्राई 4। और अब बात कर लेते हैं डेविल मे क्राई 5 की, जो इस सीरीज की, इस फ्रेंचाइज की सबसे लास्ट गेम, जो कि 2019 में लॉन्च की गई थी। इसकी स्टोरी डेविल मे क्राई 4 और डेविल मे क्राई 2 के दरमियान की स्टोरी है। इसकी स्टोरी इसी से स्टार्ट होती है कि डांटे को एक डेमोनिक डिस्टर्बेंस की इन्वेस्टिगेशन के लिए हायर किया जाता है और उसका एक नया पार्टनर आ जाता है, जो कि ऑलरेडी उस गेम में मिल चुका होता है, जिसका नाम है नीरो, जो कि उसका भतीजा होता है, यानी वर्जिल का बेटा होता है। वर्जिल का बेटा उसके पास इसलिए आता है क्योंकि उसके बाजू में डेमोनिक यानी शैतानी ताकतें थी, जिसकी वजह से अपने दुश्मन को मार सकता था। वो हाथ उसका किसी ने काट के चुरा लिया था। वो उस डीमन को ढूंढना चाह रहा था जिसका नाम था यूरिजिन। यूरिजिन, अब मैं आपको बता दूं गाइस कि यूरिजिन कौन है। यूरिजिन बेसिकली वर्जिल का डेमोनिक फॉर्म है। ये वही डेमोनिक फॉर्म है जो डेविल मे क्राई 1 में हमें नजर आया था जब उसने डांटे पर हमला किया था। लेकिन ये बात ना स्टोरी में उस टाइम बताई जाती है कि वर्जिल ही यूरिजिन है, ना ही नीरो को या फिर डांटे को उस टाइम पे पता होता है कि यूरिजिन बेसिकली वर्जिल ही है। लेकिन जब वो दोनों उसको मारने के लिए जाते हैं, वहां पर उसे हराने के लिए जाते हैं, तो वहां पर उन दोनों को पता चलता है कि यूरिजिन वर्जिल है। और वर्जिल को भी पता चल जाता है कि नीरो उसका बेटा है, और नीरो को भी उसी टाइम वहीं पर पता चलता है कि यूरिजिन यानी वर्जिल और डांटे के दरमियान की हिस्ट्री क्या रही है, उनका बैकग्राउंड क्या रहा है, वो किस बात पे लड़ते झगड़ते रहे आपस में। और इसी झगड़े को लेकर वो उनके दरमियान आ जाता है और इन्हें छुड़ाने की कोशिश करता है और इन्हें समझाता है कि उन्हें आपस में नहीं लड़ना चाहिए। और यूरिजिन जब डांटे के ऊपर अटैक करने आता है तो उसके सामने उसका बेटा आ जाता है नीरो, जो कि उसे रोकता है और वो किसी तरह से अपने पावर को कंट्रोल कर लेता है और अपनी इविल फॉर्म को चेंज कर लेता है वापस वर्जिल में। और जो इस गेम का जो सबसे बड़ा पार्ट है, जो एक ट्री लगाया गया था, वो ट्री बेसिकली की बन जाती है अंडरवर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड को खोलने के लिए। तो जो अब लगाई गई थी एक ट्री के फॉर्म में अंडरवर्ल्ड में, जिसकी मदद से अब अंडरवर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड के दरमियान के जितने भी रास्ते थे वो खुल चुके थे। अब डीमंस आराम से दुनिया में एंटर हो सकते थे। उस पोर्टल को खत्म करने के लिए वर्जिल और डांटे को अंडरवर्ल्ड में जाना पड़ा। पीछे उन्होंने नीरो को छोड़ दिया ताकि वो वहीं पर डिफेंड करे पोजीशन को। और जब वो अंदर जाते हैं तो उस ट्री को काट देते हैं हमेशा के लिए, और जैसे वो ट्री करता है तो सील हो जाते हैं पोर्टल और डांटे और वर्जिल दोनों अंदर फंस जाते हैं अंडरवर्ल्ड में। उनको निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। लेकिन अब अगर बात की जाए कि डांटे और वर्जिल तो अंदर रह गए, तो उसका ऑफिस जो कि ट्रिश संभाली होती है, पार्ट 1 से जो ट्रिश थी वो उसका ऑफिस संभाली होती है, उसके इंचार्ज हो जाती है। वो भी बेसिकली एक डीमन ही होती है और वही कंप्लेंट्स को देख रही होती है, जो भी प्रॉब्लम्स होती है अब वो रिजॉल्व कर रही होती है। इसके साथ साथ अगर एंड में देखा जाए तो वर्जिल और डांटे एक साथ मिलकर एलाइज बनकर दुश्मन का सामना कर रहे होते हैं एक
एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं डीमंस को मारने में, क्योंकि डीमंस को मारने में वैसे उनको मजा आता था। तो अब वो डीमंस को आराम से हंट कर रहे होते हैं अंडरवर्ल्ड में। लेकिन अगर हम आप बात कर लें इस गेम के फीचर्स की, तो इस गेम के फीचर्स बहुत ही आला हैं। इस गेम की ग्राफिक्स बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल की बेस्ट बनाई गई हैं, एक्सट्रीम लेवल की हाई ग्राफिक्स बनाई गई हैं और एक्सट्रीम लेवल के इसके मूव सेट्स डाले गए हैं, जिसकी वजह से ये गेम 2 प्लेयर्स के अंदर भी प्लेबल थी और है। यानी एक नीरो और एक है डांटे, दोनों के साथ हम इस गेम में प्ले कर सकते हैं। लेकिन ये गेम बहुत ज्यादा हैवी बनाई गई है और उसी हिसाब से इसके लिए काफी ज्यादा हाई स्पेक्स की भी जरूरत पड़ती है अपने गेमिंग पीसी या गेमिंग कंसोल्स में। इस गेम के अंदर नई स्टोरी लाइन के साथ साथ नए मूव्स जो डाले गए हैं, उस हिसाब से ये गेम बहुत ज्यादा मशहूर गया है और ऑब्वियसली स्टिल अंडर सेलिंग है और ये होपफुली क्रॉस कर लेगा डेविल मे क्राई सीरीज के जितने भी सेलिंग रिकॉर्ड्स बनाए गए हैं। एंड होपफुली कैपकॉम इस सीरीज को और भी आगे कंटिन्यू करेगा, क्योंकि ये सीरीज काफी सालों के बाद आई थी। यानी जो लास्ट गेम आई थी 2013 में डेविल मे क्राई 1, जो कि HD रीमेक बनाया गया था डेविल मे क्राई 1 का, उसके बाद यानी 2013 के बाद 2019 में ये गेम बनाई गई। यानी इतने सालों के बाद कैपकॉम ने इस गेम को लॉन्च किया है और होपफुली वो दोबारा से इस गेम का एक और सीक्वल लेकर आएंगे। एंड नेक्स्ट टाइम हम देखते हैं कि कैपकॉम अब कैसी स्टोरी इस गेम के अंदर लेकर आने वाला है और डेविल मे क्राई सीरीज के डाई हार्ड फैंस के लिए क्या नया लेकर आने वाला है इस गेम में, जो उन्हें ज्यादा प्लीज करेगा और उन्हें इस गेम को प्ले करने पर मजबूर करेगा। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और मुझे सजेस्ट करते रहिएगा कि अगली वीडियो में अगला रिव्यू कौन सी गेम पे बनाऊं। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, गेम में बड़ी को इजाजत दीजिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। Thank you.